ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं रशीदा बेगम, मदरसा गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया स्कूल आसार मोहल्ला चितापुर, ज़िला कलबुर्गी, जमात हफ्तुम, मज़मून समाजी साइंस, आपकी खिदमत में ये सबक लेने जा रही हूँ. बच्चों, आप सब खैरियत से हैं. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. उम्मीद करती हूँ बच्चे आप सब तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे. अच्छा बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप उसके मुझे सही जवाबात देंगे. मुझे उम्मीद है आप सही जवाब देंगे. बताइए बच्चों, सवाल नंबर 1 है, हमारी रियासत का नाम क्या है? बताइए हमारी रियासत का नाम क्या है? हाँ बच्चों, आपने सही कहा, हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है. आपको याद है ना, हमारी रियासत का नाम कर्नाटक है. अच्छा बच्चों, आपके गांव का नाम क्या है? हाँ, आपने सही कहा, आपके गांव हमारे गांव का नाम क्या है? चितापुर है. ये गांव भी है आपका और तालुका भी है. अच्छा बच्चों, आप चितापुर में रहते हैं, आपके वालिद क्या काम करते हैं यहाँ पर? हाँ, आपके दर्जी का काम करते हैं, टेलर हैं. आपके अब्बूजान कंपनी में काम करते हैं. ठीक है. आपके अच्छा किसान हैं. हाँ, किसान का वगैरह का काम करते हैं. बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ पर किसान बैलों के ज़रिए हल चला रहा है. खेत में बैलों के ज़रिए हल चला रहा है. और ये दूसरी तस्वीर आपको क्या नज़र आ रही है? इसमें मशीनों के ज़रिए फसल काटी जा रही है, फसल हो रही है. और यहाँ पर भी क्या है, खेतों में मशीन के ज़रिए काम हो रहा है. पहले बैलों के ज़रिए काम हुआ करता था. आहिस्ता आहिस्ता जब मशीनें ईजाद हुई नई तो क्या हुआ, लोग इंसानों के बजाय मशीनों से काम लेने लगे. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, मशीनों के ज़रिए यहाँ पर फसल काटी जा रही है और मशीनों से यहाँ पर काम लिया जा रहा है. तो पहले बैलों के ज़रिए हुआ करता था, अब मशीनों के ज़रिए हो रहा है. तो ये क्या है बच्चों, ये तब्दीली है. ये नई इजादात की वजह से हमें तब्दीली आती रहती है. तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम से समाजी साइंस में उन्वान कर्नाटक में इक़्तिसादी और समाजी तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. सबसे पहले देखिए बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स. अब हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ये आखिर लैंड रिफॉर्म्स है क्या? तो देखिए बच्चों, इसके माने क्या हैं? लैंड रिफॉर्म्स के माने हैं ज़मीन की काश्त में मौजूद मसाइल पर काबू पाने के लिए जो भी मसाइल दरपेश होते हैं किसान को, उन मसाइल पर काबू पाने के लिए जो इक़दामात उठाए गए, उसी को क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म्स या आराज़ी इस्लाहात. आराज़ी यानी अर्ज़ यानी एक, आराज़ी यानी बहुत ज़्यादा, ज़मीनात, अर्ज़ यानी ज़मीन, आराज़ी यानी ज़मीनात, इस्लाहात कहते हैं. इसी को लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं. समझ में आ गया ना बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स किसे कहते हैं? ये देखिए, ये ज़मीन है. ज़मीन इंसान की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है. हमारी ज़िंदगी का क्या है? ज़मीन एक अटूट हिस्सा है. हम इसी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर है, ज़मीन पर मुनहसिर है. इसलिए ज़मीन इंसान का एक अटूट हिस्सा है. इंसान अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए ज़मीन पर मुनहसिर है.
हम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, ज़िंदगी का गुज़र बसर करने के लिए ज़मीन पर मुनहसिर हैं। यहाँ पर देखिए एक ज़मींदार है जो मुख्तलिफ़ किस्म के किसानों से, मज़दूरों से काम ले रहा है। ये क्या है? ज़मींदार है और वो बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है और तमाम किसानों से ये काम ले रहा है, मज़दूरी करवा रहा है। ये ज़मींदार है। ज़मीन तमाम तबक़ों के लिए एकसा नहीं हुई। कभी भी जो भी ज़मीन है वो तमाम तबक़ात के लिए एकसा नहीं हुई। ज़मीन पर मिल्कियत को लेकर मौजूद मसावात को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लागू किया गया। लैंड रिफॉर्म्स को क्यों लागू किया गया? क्योंकि यहाँ तमाम तबक़ात के लिए एकसा तक़सीम नहीं हुई है, इसलिए क्या है, ज़मीन पर मिल्कियत सबको तमाम एकसा होना चाहिए, इसलिए ये लैंड रिफॉर्म्स को लागू किया गया। ज़मीन पर मिल्कियत को लेकर मौजूद अदम मसावात को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लागू किया गया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ, ज़रा गौर से सुनिए और समझिए। उस वक्त क़वानीन सिर्फ मालिकान ज़मीन के लिए ही महदूद थे। जिस वक्त क़ानून बने थे उस वक्त क़ानून जो थे सिर्फ मालिकान, जो ज़मीन का मालिक है, उन तक ही महदूद थे। वहाँ पर ज़मीन पर काश्त करने वालों के लिए कोई क़ानून नहीं था। वहाँ पर क्या था? किसी किस्म का कोई क़ानून, जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म का क़ानून ही नहीं था। समझ में आ रहा है बच्चों? ये देखिए, अब यहाँ पर ये मज़दूर हैं, इनके लिए ना कोई ज़मीन है और ना किसी किस्म का अदलो इंसाफ है। 1970 ईस्वी के दहे में, 1970 ईस्वी के दहे यानी दौर में, ज़माने में लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए एकसा समाज की तामीर का बेड़ा उठाया गया। 1970 ईस्वी के दौर में लैंड रिफॉर्म्स, जो आराजी इस्लाहात थे, उनके ज़रिए एकसा, सबको एकसा मसावी तौर पर समाज की तामीर का एक बेड़ा उठाया गया। मज़दूर, किसान और दलित नवाज तहरीकों की वजह से ज़मीन की तक़सीम का मामला उठा। मज़दूर, किसान और दलित तहरीकों की वजह से ज़मीन की तक़सीम का मामला उठा। बेज़मीन निचली ज़ातों के लिए ज़मीन फराहम करने के हक़ में जिद्दोजहद शुरू हुई। जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो निचली ज़ात पसमानदा तबक़ात के लोग थे, जो है बिल्कुल औसत दर्जे के लोग थे, उनके लिए ज़मीन फराहम करने का एक बेड़ा उठाया गया और इसके तहत जिद्दोजहद भी यानी कोशिशें भी शुरू हुई। इसी वजह से आराजी इस्लाहात जारी हुए, लैंड रिफॉर्म्स को जारी किया गया, लागू किया गया। गिव अस बैक आवर लैंड, ये क्या है? एक स्ट्राइक है, ये एहतजाज है और ये नारा है। ये क्या बोल रहे हैं? गिव अस बैक आवर लैंड। ज़मींदारी निज़ाम का ख़ात्मा, जो ज़मींदार थे, वो जो निज़ाम था उनका, उसका ख़ात्मा किस तरह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये लेकर एक कदम उठाया गया। इसका क्या मकसद था? ज़मीन पर मालिकान की गिरफ्त को कम करना ही इस इक़दाम का अहम मकसद था। जिसकी ज़मीन है, जो ज़मीन का मालिक है, वो जो है कब्ज़ा करके जो उसकी गिरफ्त मजबूत हुई है, उस मजबूती को, उस गिरफ्त को कम करने के लिए इस इक़दाम का अहम मकसद था, जो ज़मींदारी का ख़ात्मा का बेड़ा उठाया गया। बीडी जट्टी 1900, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? इनका नाम क्या है? बीडी जट्टी। 1955 ईस्वी में हिंदुस्तान के साबिक़ नायब सदर बीडी जट्टी की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी गई। इनकी क़ियादत में एक कमेटी की तश्कील दी गई। लैंड रिफॉर्म्स के लिए चंद सिफारिशात। अब क्या सिफारिशात पेश किए गए, ये देखिए बच्चों। इसमें क्या है? नंबर 1, समिति ने हर ख़ानदान के लिए ज़मीन का निशाना मुकर्रर किया। जो सिफारिशात पेश किए गए, ये समिति ने
ہر خاندان کے لیے زمین کا ایک نشانہ مقرر کیا۔ پھر نمبر 2 دیکھیے، سفارشات ہیں یہ، جس کے تحت جو خاندان کا ایک زمین کا نشانہ مقرر ہوا، جس کے تحت ہر ایک خاندان کو 116 ایکڑ خشکی، 27 ایکڑ تری زمین کا اہل قرار دیا گیا۔ 100 ایکڑ خشکی، 27 ایکڑ تری زمین کا اہل قرار دیا گیا۔ ہر خاندان کو اتنی زمین ہونا چاہیے، ان کی ایک حد بندی، ایک نشانہ مقرر ہوا، 100 ایکڑ خشکی، 27 ایکڑ تری۔ لیکن دیکھیے بچوں، غور کیجئے، نمبر 3 پر کیا ہے، یہ سفارشات غریبوں کے حق میں نہیں تھے۔ بچوں سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ سفارشات جو تھے، جو 100 ایکڑ خشکی، 27 ایکڑ تری، یہ سفارشات جو قرار دیے گئے، یہ سفارشات غریبوں کے حق میں نہیں تھے بچوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ڈرائی سسٹم اور ویٹ سسٹم۔ اب یہاں دیکھیے گینی نظام میں سدھار یعنی کرایہ داری۔ ہندوستان میں کرائے پر کاشت کرنے والے کسان کئی مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ جو ہندوستان میں جو کسان کاشت کر رہے تھے، یعنی وہ دوسروں کی زمین پر کاشت کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان مسائل کو، وہ جو مسائل کے سے دوچار ہو رہے تھے، مسائل کا جن ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے 1974 عیسوی میں وزیر اعلیٰ ڈی دیوراج ارس نے کاشتکار زمین کا مالک نامی انقلابی قانون کرناٹک میں جاری کیا۔ کس نے جاری کیا بچوں؟ یہ کون ہے؟ ڈی دیوراج ارس۔ انہوں نے کیا کیا؟ کاشتکار زمین کا مالک یہ انقلاب جاری کیا۔ اچھا بچوں، اب میں یہ جو اب تک پڑھا چکی ہوں، کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو ہم ان کو اب خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ دیکھیے خالی جگہوں کو پر کریں گے نا؟ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال دیکھیے، ڈیش کو ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے؟ ہاں سوچئے۔ ہاں بالکل آپ نے کریکٹ کہا، کسان کو ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، کیونکہ کسان جو ہے، یہ جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہم کو اناج اتنی محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے، وہ محنت کر کے اناج ہم کو بازار میں لا کر بیچتا ہے، تب ہم لے کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہماری غذا بناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہماری ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کون ہے؟ کسان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نمبر 2 سوال کیا ہے؟ ڈیش انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے؟ ہاں سوچئے۔ ہاں کون ہے؟ ہاں، زمین انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر زمین نہ ہوتی تو ہم بچے کیا کرتے بچوں؟ ہم کیسے جیتے؟ ہم ہماری زندگی کو کس طرح سے گزارا کرتے؟ کس طرح سے بسر کرتے؟ یہ زمین ہے تو ہم گھر بنا کر، پکا گھر بنا کر، کچا گھر بنا کر ہم رہتے ہیں، اور ہمیں کھانے کے لیے زمین ہی سے ہر چیز مہیا ہوتی ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا زمین انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، کاشتکار زمین کا ڈیش نامی انقلابی قانون پاس کیا گیا۔ ہاں کیا ہے؟ یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ کون سا لفظ آنا چاہیے یہاں پر؟ کاشتکار زمین کا، ہاں مالک، کاشتکار زمین کا مالک۔ جب ڈی دیوراج کیا بولے تھے؟ نعرہ کون سا تھا ان کا؟ کاشتکار زمین کا مالک نامی انقلابی قانون پاس کیا گیا۔ کاشتکار زمین کا مالک جو نعرہ لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے صدیوں سے کاشت کر رہے اکثر بے زمین کسان زمیندار بن گئے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو بے زمین تھے، جن کی زمین نہیں تھی، جو کسان محنت کر رہے تھے لیکن ان کی زمین نہیں تھی، وہ کسان زمیندار بن گئے۔ دیکھیے اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کسان ہے، اور یہ گورنمنٹ سے کیا ہے؟ اعلان ہوا کہ جو بے زمین ہے وہ زمیندار بن گئے بول کر یہ اعلان ہوا، زمیندار بن گیا بول کر اعلان ہوا، تو وہ کیا ہے پھر بعد میں پلنگ پر بیٹھ کر گاؤں تکیے پر آرام فرما رہا ہے۔ یہی کسان کیا ہے؟ زمیندار بن گیا۔ زیادہ سے زیادہ زمین کی ملکیت کی حد بندی۔ 1957 عیسوی کے بعد ہوئی اہم کوششیں
1970 ईस्वी की दहाइयों में रुबए अमल हुई। 1957 के बाद जो कोशिशें हुई वो कब, कौन सी दहाइयों में रुबए अमल हुई, कब इसको अमल में लाया गया? हाँ बच्चों, 1970 ईस्वी में इसको रुबए अमल लाया गया। एक ख़ानदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की हद उस वक्त हुकूमत ने तय की। इक़्तिसादी काश्तकारी, मुआशी आराज़ी की तख्लीक़। इक़्तिसादी काश्तकारी यानी मुआशी आराज़ी की तख्लीक़। जिस काश्त से काश्तकारी के अखराजात के अलावा अपने ख़ानदान को सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम करने की काश्तकारी को मुआशी या इक़्तिसादी काश्तकारी करार दिया गया। इसकी वजह से कई काश्तकारों की ज़िंदगी में सुधार आया। बच्चों, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर जब हमारे फसल अच्छी हो, जब हमारे पास हर चीज़ का सुकून मैसर हो, हमारे पास मौका फराहम हो, हम जो है उस वक्त बहुत खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं ये लोग अपनी काश्तकारी है, इनको मौका फराहम किया गया। ये लोग जो है अपनी मुआशी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीक़े से अंजाम दे रहे हैं, गुज़र बसर इनका सुकून से हो रहा है। तो ये देख कर क्या है, अपने खेतों को देख कर, लहलहाते खेतों को देख कर, सरसब्ज़ व शादाब खेतों को देखकर खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इमदादी काश्त का फ़रोग़, कोऑपरेटिव खेती का फ़रोग़, ये क्या है देखेंगे बच्चों। कोऑपरेटिव खेती का फ़रोग़ ये क्या है, इमदादी काश्त का फ़रोग़ क्या है, हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसान अपनी जानिब से कोऑपरेटिव इदारों को कायम करके अपनी तमाम काश्त की ज़िम्मेदारी दीगर किसानों को सौंप कर मुत्तहिदा तौर पर काश्तकारी करते हैं। किसान अपनी जानिब से क्या करते हैं, कोऑपरेटिव इदारों को कायम करके अपनी तमाम काश्त की ज़िम्मेदारी दीगर किसानों को सौंप कर मुत्तहिदा तौर पर काश्तकारी करते हैं। तमाम किसान मिलकर एक ज़मीन लेकर काश्तकारी करते हैं। जब फसल हाथ लगने पर ज़मीन की मुस्तकिल तरक्की के लिए दरकार सरमाए को अलहदा करके बकाया हिस्सा आपस में बांट लेते हैं। जब फसल हाथ में आती है, सब मिलकर जो काश्तकारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका जो सरमाया होता है उसको अलहदा करते हैं। अलहदा करके बकाया हिस्से को जो सरकार को हिस्सा देते हैं, जो ज़मीन है उनको अलहदा हिस्सा करके जो बकाया हिस्सा होता है आपस में बांट लेते हैं। इसी को इमदादी काश्तकारी का निज़ाम कहते हैं, कोऑपरेटिव खेती का फ़रोग़ कहते हैं। हाँ, यहाँ देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये क्या है, ये ज़मीन है, इस पर सब मिलकर खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं। जब फसल तकमील को होती है तो जब आपस में सब बांट लेते हैं। पसमानदा तबक़ात के कमीशन, ये क्या है बच्चों, पसमानदा तबक़ात के कमीशन क्या है? हिंदुस्तानी समाजी निज़ाम अदम मसावात का शिकार है। यहाँ पर क्या है, हमेशा से क्या है, हिंदुस्तान समाजी जो हमारा निज़ाम चलता आ रहा है वो निज़ाम में उसमें जो मसावात हैं वो उसमें कभी भी सही तरीक़े का इंसाफ नहीं हुआ है। अदम मसावात का ही है शिकार हुआ है किसान हमेशा से। हिंदुस्तानी हमेशा से क्या है, अदम मसावात का शिकार हुए हैं। मुंतखब ज़ात पात के निज़ाम की वजह से कई ज़ातें पसमानदा रह गईं। जो मुंतखब ज़ात पात थी, अगर वो निज़ाम से क्या है, कई ज़ातें पसमानदा होकर रह गईं, औसत तबके की बनकर रह गईं। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिया है, वैश्या है, शूद्रा है। ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या है, हमेशा क्या है, ये आला ओहदों पर फायज रहते थे। जब इनके बच्चे हैं तो वो भी आला ओहदों पर फायज होते थे। ये क्या है, क्षत्रिया है, क्षत्रिया फ़ौज में हमेशा दाखिल होते थे। फिर इनके औलाद भी क्या है, इनके बच्चे भी क्या है, फ़ौज ही में दाखिल हुआ करते थे, दूसरे पेशा ये इख्तियार नहीं करते थे। वैश्या है, ये हमेशा मज़दूर किसान का काम करते थे। फिर इनके आने वाली पीढ़ी भी, इनके आने वाले जो बच्चे हैं, इनके आने वाले जो नस्ल है, ये भी क्या है, किसान का ही काम करना। शूद्रा, ये भी क्या है, ये मज़दूर हुआ करते थे।
اور یہ ہمیشہ سے مزدوری ہی کرتے رہنا. یہ ان کا اس طرح سے برہمن، چھتریہ، ویشیا، شودرا یہ کئی ذاتیں تھے. یہ جو عہدوں پر فائز ہوتے تھے بس ان کے باپ دادا سے جو چلتے آ رہے ہیں عہدے اسی پر قائم رہتے، پھر آگے ان کی نسل بھی اسی پر قائم رہتی. انگریزوں کے ہندوستان میں داخلے کے بعد کئی ایک مذاہب کے لوگوں کو مختلف مواقع فراہم کیے گئے. جب انگریز ہمارے ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد مختلف جو قومیں تھے، مختلف جو مذاہب کے لوگ تھے، ہمارا ہندوستان کیا ہے؟ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا، مختلف قوموں کا بسنے والوں کا ملک ہے. ہمارے ملک میں کئی قسم کے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو انگریز باہر سے انگریز آئے ہوئے تھے ہندوستان میں، وہ کیا ہے؟ تمام کو موقع فراہم کیے. ہر مذہب کے لوگوں کو انگریزی زبان سیکھنے کا موقع فراہم ہوا. سب کو، جو بھی مذہب ہے ان تمام کو انگریزی زبان سیکھنے کا موقع فراہم ہوا. اس کی وجہ سے غیر برہمن اور نچلی ذات والوں کو بھی سرکاری ملازمتیں ملیں. جو لوگ برہمن تھے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو برہمن تھے انہی کو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا پڑتا تھا، لیکن جو نچلی ذات کے، جو پست طبقے کے ہیں، جو اوسط درجے کے ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ ملازمتیں، سرکاری ملازمتیں ملیں. وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ بن گئے. تو اس طرح سے تعلیم کا موقع عام ہوا. وزیر اعلیٰ ڈی دیوراج ارس نے 1975 میں ایل جی ہاؤنور کی قیادت میں پہلا کمیشن برائے پسماندہ طبقات کا قیام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ کس نے؟ ہاں بولیے بچوں، یہ تصویر کس کی ہے؟ ڈی دیوراج ارس. یہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایل جی ہاؤنور کی مدد سے، کب؟ 1975 میں ان کی مدد سے، ایل جی ہاؤنور کی قیادت میں پہلا کمیشن برائے پسماندہ طبقات کا قیام کیا. ہاں، یہ کون ہے؟ ڈی دیوراج ارس ہیں، اور یہ بازو تصویر جو نظر آ رہی ہے ایل جی ہاؤنور ہیں. یہ ان کی تصویر ہے. سن 1975 میں SSLC امتحان میں کامیاب مختلف ذاتوں کے طلباء کا فیصد پسماندگی کی نشاندہی کرنے کے طور پر بطور ضابطہ لیا گیا. بچے جو طلباء و طالبات، مختلف قسم کے طلباء و طالبات، ایک ہی مذہب کے نہیں بچوں بلکہ مختلف ذاتوں کے، سن 1975 میں SSLC امتحان میں کامیاب مختلف ذاتوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف ذاتوں کے، مختلف طبقات کے طلباء کا فیصد، ان کا کیا ہے؟ ایک پرسنٹیج پسماندگی کی نشاندہی کرنے کے طور پر ایک ضابطہ ان کا لیا گیا. ہاؤنور رپورٹ کی بنا پر 1977 میں سرکاری احکامات جاری کیے گئے جو انقلابی تھے. جو یہاں پر ہاؤنور کی رپورٹ کی بنا پر 1977 میں سرکاری جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہ بہت انقلابی تھے، جس کی وجہ سے لوگ بہت خوش نظر آئے. یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں تمام لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جو اوسط طبقے کے لوگ تھے ان کو بھی ہر قسم کا موقع فراہم کیا گیا، گورنمنٹ سرونٹ بن گئے، سرکاری ملازمتیں مل گئیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ تمام لوگ خوش نظر آ رہے ہیں. پسماندہ طبقات کو اقتصادی اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے میں ان احکامات نے اہم رول ادا کیا. یہ جو اختیار طور پر یہ حکومت کو جو یہ انقلابی طور پر پسماندہ طبقات کو اقتصادی اور سیاسی طور پر بااختیار بنانے میں یہ کیا ہے؟ بہت اہم رول ادا کیا گیا. کسانوں کی زندگی میں ایک حد تک تھوڑی بہت خوشحالی اور سدھار ہوا. تو یہاں پر تھوڑی بہت خوشحالی اور سدھار ہوا جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس کے آپ سوالات کے جوابات دیجئے. دیکھیے یہاں پر پہلا سوال ہے، آراضی اصلاحات کے معنی کیا ہیں؟ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، سبق کو اچھی طرح سمجھ لیے ہیں. اب ان کے آپ کو سوالات کے جوابات لکھنا ہے. پہلا سوال کیا ہے بچوں؟ آراضی اصلاحات کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھیے، اپنی اپنی کاپیوں میں لکھیے. ہاں، کیا ہے اس کا جواب؟ آراضی اصلاحات کے معنی کیا ہیں؟ جواب،
ज़मीन की काश्त में मौजूद मसाइल पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात को लैंड रिफॉर्म्स यानी आराज़ी इस्लाहात कहा जाता है। हाँ बच्चों, आपने सही लिखा। अब हमारा दूसरा सवाल है, अहम आराज़ी इस्लाहात कौन कौन से हैं? ये जो इक़दामात उठाए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के तहत, तो इसके अहम इस्लाहात कौन कौन से हैं? हाँ, यहाँ पर जवाब देखिए। जवाब में क्या है? नंबर 1 क्या है? इसके अहम हिस्से कौन कौन से हैं? आराज़ी इस्लाहात के अहम कौन कौन से हैं? नंबर 1 ज़मींदारी निज़ाम का ख़ात्मा, नंबर 2 गीनी निज़ाम में सुधार यानी किराएदारी, जो किसान दूसरों की ज़मीन लेकर खुद काश्तकारी करते थे, गीनी निज़ाम कहलाता था। नंबर 3 क्या है? मिल्कियत आराज़ी की हदबंदी। नंबर 4 इक़्तिसादी काश्तकारी यानी मुआशी आराज़ी की तख्लीक़। नंबर 5 क्या है? इमदादी काश्त का कोऑपरेटिव काश्तकारी, इमदादी काश्त का फ़रोग़। अच्छा बच्चों, तीसरा सवाल देखिए, इक़्तिसादी काश्तकारी का मतलब क्या है? आप लोग समझ चुके हैं, लिखिए। इक़्तिसादी यानी मुआशी काश्तकारी का मतलब क्या है? हाँ बच्चों, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब लिखा। जिस काश्तकारी से एक ख़ानदान सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करता है, ज़िंदगी बसर करने के मौक़े फ़राहम करने की काश्तकारी को इक़्तिसादी काश्तकारी कहा जाता है। जो ख़ानदान अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो काश्तकारी करता है और उसको जो मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? इक़्तिसादी मुआशी काश्तकारी कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही लिखा। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, कोऑपरेटिव खेती क्या है? कोऑपरेटिव यानी इमदादी, इमदादी खेती क्या है? इमदादी खेती का मतलब क्या है? जवाब देखिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा। किसान अपनी जानिब से दीगर किसानों के साथ मिलकर, किसान अपनी जानिब से दीगर किसानों के साथ मिलकर जो काश्तकारी करते हैं और जो फसल हाथ लगने पर, जब फसल आती है तो फसल हाथ लगने पर दरकार सरमाए को अलहदा करके बकाया हिस्से को आपस में बांट लेते हैं। इसको इमदादी काश्तकारी यानी कोऑपरेटिव खेती कहते हैं। समझ में आया ना? आपने बिल्कुल सही लिखा है। किसान अपनी जानिब से दीगर किसानों के साथ मिलकर जो काश्तकारी करते हैं और फिर फसल हाथ आने पर, फसल हाथ लगने पर जो दरकार सरमाया होता है उसको अलहदा करके वो जो हिस्सा बचता है आपस में बांट लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इमदादी काश्तकारी, कोऑपरेटिव खेती कहते हैं। गुड, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब सवाल नंबर 5 है, देखिए। एलजी हौनूर कमीशन ने पसमानदगी की पहचान किस तरह की? हाँ, जो पसमानदा तबक़ात थे, जो औसत दर्जे के तबक़ात थे, उनकी पहचान किस तरह की बच्चों? हाँ बोलिए, हाँ लिखिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा। एलजी हौनूर कमीशन ने इनक़िलाबी अहकामात को जारी करके पसमानदगी की पहचान कराई। गुड, बिल्कुल अच्छा आपने जवाब दिया, शाबाश। अब अगली सरगर्मी देखिए, आपको क्या करना है? घर पर काम करना है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप सब कापियों में नोट करिए और इसको ध्यान से, होमवर्क जो भी दिया जाता है उसको अच्छी तरह से ध्यान से करना चाहिए। अच्छी तरह से साफ़ सुथरी खुश खत में होमवर्क करके, और इसको क्या करिए, अपने जो करीबी स्कूल के टीचर हैं उनको बताइए। ये हिंदुस्तान का नक्शा है, आप क्या देख रहे हैं? ये हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें क्या है देखिए, आपका सवाल क्या है? दिए गए नक्शे में रियासत कर्नाटक और ज़िला कलबुर्गी की निशानदही कीजिए। रियासत कर्नाटक की निशानदही करना है और ज़िला कलबुर्गी की निशानदही करना है। ठीक है बच्चों, आज का सबक आज यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। आपको मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ये होमवर्क भी आप सही तरीके से करेंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए
اور اپنی صحت کی حفاظت کیجیے اور صاف ستھرے رہیے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ تمام کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ حافظ، شکریہ، جزاک اللہ۔